हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 54वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां से आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीडीएफ निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आगे मैं बताऊँगा कि इसका पीडीएफ आप निःशुल्क कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें असुमेलित को फाइंड आउट करना है। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है डी, राखीगढ़। देखिए, राखीगढ़ जो है राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ जो है हरियाणा में है। हरियाणा, राखीगढ़ हरियाणा से संबंधित है। बाकी आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, ये पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बनावली हरियाणा में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मैच कराने के लिए दिया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, राखीगढ़ हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राखीगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है। तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज 1969 में सूरज भान द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, विद्याधर। विद्याधर ऐसे चंदेल शासक थे जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। चलिए देखते हैं। देखिए, महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विद्याधर था। विद्याधर और महमूद के बीच में किसी नदी के तट पर भीषण युद्ध हुआ था, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला था। विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो बताइए, न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी। और अस्थाई बंदोबस्त की भी व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी। कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। चलिए देखते हैं। देखिए, दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग के द्वारा आरंभ किया गया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया था। इसी कारण जो है इसका संबंध कॉर्नवालिस से ज़्यादा माना जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। यूपी पीसीएस और आरओ का टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने वाला है, तो इस पर कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो बताइए, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा रसायन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, सोडियम थायोसल्फेट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस आरओ में खूब रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव अस्थायीकरण में होता है। इसका प्रयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है।
तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। हड्डी एवं दांत के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, कैल्शियम और फास्फेट की। चलिए देखते हैं। देखिए कैल्शियम और फास्फेट अस्थि और दांत निर्माण में सहायक होते हैं। इसकी कमी से अस्थि और दांत संबंधी जो है बीमारी होती है, और इसकी कमी से अस्थियां भंगुर हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इनको संकलित किया गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। और इसका PDF निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य PCS पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या तो आप टेलीग्राम पर लक्ष्य PCS के नाम से सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ से PDF निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट ए है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। बताइए राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट राइट है। कारण आर है, नर्मदा ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। बताइए राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल ये भी राइट है। और व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, क्योंकि भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, इसी कारण से ये जो है पूरब के बजाय पश्चिम में बहती हैं और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। जबकि दक्षिण भारत का ढलान कैसा है? दक्षिण भारत का ढलान पूरब की तरफ है और ये दोनों नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु दो ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। अर्थात ये जो है पूरब के बजाय पश्चिम में बहती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, जबकि ढलान किधर को है? पूरब की तरफ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियां पठार के ढलान के अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं, अर्थात जो है एक नाली जैसे गर्त में बहती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आप पढ़ चुके हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो बताइए तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दो रेखाएं गुजरती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कुछ लोग जो है एग्जामिनेशन हॉल में जल्दबाजी में पढ़ते हैं और नहीं शब्द को जो है ध्यान में नहीं रखते हैं और क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, तकनीकविद एवं नौकरशाही। देखिए आर्थिक विकास के प्रमुख कारक हैं पूंजी का संचय और तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं एवं गतिविधियों में श्रम विभाजन। ये जो है प्रमुख कारक हैं आर्थिक विकास में।
किंतु तकनीकविद और नौकरशाही प्रमुख कारण नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा इत्यादि का प्रत्यक्ष योगदान होता है, किंतु तकनीकविद एवं नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती हैं, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, इन सभी कारणों से कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना करती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिसमें उपभोक्ताओं की मांग और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना कर रही हैं, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादन एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। अर्थात जो है, जब कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद लेती हैं, अर्थात टेक्नोलॉजी की मदद लेती हैं, तो कम लागत में उत्पादन एवं सेवाओं का जो है वो उत्पादन कर पाती हैं, जिससे वो जो है अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर पाती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने आक्रामक नीति किसके प्रति अपनाई थी, अफगानिस्तान के प्रति। चलिए देखते हैं। देखिए 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध किससे है, अभी कल पढ़ चुके हैं आप, लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस से है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, तो इनमें से बताना है कि किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल इनमें से सबसे अधिक था। चलिए देखते हैं। देखिए लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। टोटल कार्यकाल इसका कितना था, 7 वर्ष था। और लॉर्ड डफरिन की बात करें तो 1884 से 1888 तक था। टोटल कार्यकाल 4 वर्ष का था। चलिए देखते हैं। देखिए लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो इसका कार्यकाल 1910 से 1916 तक था। कुल 6 वर्षों तक इसका कार्यकाल था। और लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1869 से 1872 था, 3 वर्षों तक। तो कर्जन का कार्यकाल सर्वाधिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है, तो बताइए राज्य का नीति निदेशक तत्व कौन सा नहीं है, इनमें से बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है डी, 16 वर्ष की आयु तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। ये जो है राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है। पहले ये राज्य का नीति निदेशक तत्व था, लेकिन बाद में इसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। किस आर्टिकल में रखा गया है, अनुच्छेद 21 क में रखा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों में मद्य निषेध का उपबंध किया गया है, अर्थात जो है मदिरापान का निषेध किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 47 में।
और गौ संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 48 में। ये सब याद रखिएगा, यही सब जो है मैच कराने के लिए दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुच्छेद 48 क में इसका उल्लेख किया गया है। 48 क और 48 में गौ संरक्षण का उल्लेख किया गया है। ये सभी नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित हैं। और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 में किया गया था, जो कि नीति निर्देशक तत्व था। परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद अनुच्छेद 21 क के तहत इसे मूल अधिकार बना दिया गया। अब अनुच्छेद 45 में शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे के आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व कीजिएगा और व्याख्या को भी जो है ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जो कि व्याख्या से ही होता है। तो यदि आप व्याख्या को ठीक से सॉल्व करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन एवं वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान किया गया है? तो बताइए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान किसमें किया गया है भारतीय संविधान में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी है केवल मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों में। अभी आप पढ़ चुके हैं। ए और बी अर्थात जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 के द्वारा संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48A अर्थात अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा संबंधी प्रयास करेगा। तो यहाँ पर देखिए, 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 48 क या 48A में उल्लिखित हैं। और अनुच्छेद 51AG अर्थात अनुच्छेद 51 क 6 जो कि जो है मूल कर्तव्य है, इसमें भी जो है प्रावधान किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो बताइए, नर्मदा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, सतपुड़ा और विंध्याचल। चलिए देखते हैं। देखिए, नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। अभी पढ़ चुके हैं आप। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा दो श्रेणियों के मध्य होकर के बहती है। मध्य भारत की भूमि का ढलान किधर है? पूरब की ओर है, लेकिन ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर के पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, उल्टा बहती हैं। चलिए देखते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, ये नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि जो है एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। इसे भी याद रखिएगा, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं।
चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका PDF आप लोगों को निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य PCS पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लक्ष्य PCS का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज लक्ष्य PCS के नाम से सर्च करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है निःशुल्क PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।